हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि संसाधन को परिभाषित करे। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को काफी संभावना है, इसलिए इस वीडियो को सभी क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन से करा कि संसाधन को परिभाषित करे। आपके गत वर्ष में कई बार से भी ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो इसका आंसर जो है ना, आप सभी को इस प्रकार लिखना है कि पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा सुख सुविधा प्रदान करे। जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण यानी कि हमारे चारों ओर जो पाए जाते पेड़ पौधे या फिर हम लोग पर्यावरण में जितने भी उपलब्ध है ना, वो सारे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है तथा सुख सुविधा का प्रदान करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहेंगे। अगर आप लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जो मानवीय आवश्यकता तथा सुख सुविधा प्रदान करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा सुख सुविधा प्रदान करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस पदार्थ को हम लोग संसाधन कहेंगे। जैसे कि आपका हवा हो गया, हवा एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। हवा क्या होता है कि हमें सांस लेने की आवश्यकता होता है और बहुत सारे चीजों में हवा की आवश्यकता पड़ता है। उसी प्रकार जल, जब हमें प्यास लगता है या फिर बड़े बड़े उद्योग में पानी की आवश्यकता होता है, तो ये किसी ना किसी चीज में संसाधन होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं, कहीं ना कहीं ये यूजफुल है, ये इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि पानी हो गया, दोनों का एक ही जगह हो गया, तो इसी तरह आपका कोयला हो गया। तो कोयला का काम क्या होता है कि ऊर्जा देने की आवश्यकता को पूरा करता है, यानी कि पूर्ति करता है। जैसे इसी प्रकार आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है, जो ईंधन की आवश्यकता को पूरा करता है, ठीक है। इसीलिए इसी तरह मोबाइल फोन, यानी कि आपको किसी को फोन करना है या फिर आपको कोई चीज देखना है तो आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब सभी क्या संसाधन है। तो इस तरह आप लोग लिख लेंगे। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। और देखिएगा, संसाधन को मुख्यतः तो जो है ना, दो भागों में बांटा गया है। कहने का अर्थ है जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसे मेनली दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पहला वर्ग होता है आपका प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकृति का संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उसको कहेंगे जो प्रकृति का संसाधन होता है। जैसे कि यानी कि परमात्मा द्वारा जो दिया गया संसाधन होता है ना, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि आपका हवा हो गया, जल हो गया, द्वारा निर्मित बनाया गया। जैसे कि हवा, जल, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया होता है। संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कि हवा को कौन बनाया है? ईश्वर बनाया, भगवान बनाया है, परमात्मा बनाया है। जल किसको बनाया है? परमात्मा बनाया, भगवान बनाया। तो इसीलिए एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन वो हो गया जो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन होता है, प्रकृति का संसाधन को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और दूसरा में होता है आपका मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए यहाँ पे कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। मानव मतलब हम लोग हो गए और निर्मित मतलब बना हुआ, ठीक है, निर्मित किया हुआ, ठीक है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो मानव के द्वारा क्या क्या बनाया गया होता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, आपका कलम हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या होता है? मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो आप लोग संसाधन को समझ गए होंगे। तो इसको जो है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपने कॉपी में नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये मेरा गारंटी है कि सब्जेक्टिव को हम जितने भी क्वेश्चन को कराएंगे ना, तो आपसे आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव टाइप में आपको फुल दिलाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तो हम गारंटी ले ही लिया है, और 100% ऑब्जेक्टिव में तो आपका 100 में मतलब 80 में 80 आएगा, 100 में 100% आएगा। उसी प्रकार जो हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कराएंगे ना, सब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न जो है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। बस आप लोग को क्या करना होगा कि हम जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोग को गेस करवाएंगे,
या फिर आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर को बढ़िया तरह से कंसंट्रेट होके समझते हुए जाना है और उसको याद करते हुए जाना है, बारीकी से समझना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताए, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को हम इस वीडियो में सम्मिलित किए। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा मतलब होता है कि मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो जलोढ़ मिट्टी जहां जहां पाए जाते उस राज्य का नाम बताना है, और इस राज्य में वो मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है उस फसल का भी नाम लिखना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम निम्नलिखित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। ये सब क्या होता है कि जलोढ़ मृदा वाले राज्य का नाम हो गया। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया होगा कि जलोढ़ मृदा वाले राज्य का नाम क्या क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये सब आपका क्या हो गया, जलोढ़ मृदा वाले राज्य हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कि इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, तो आप लोग जैसे में लिख दीजिए, यहाँ पे हम लोग जो है ना सम्मिलित नहीं किए हैं, जैसे कि दलहन हो गया, गेहूं हो गया, धान की फसल हो गया। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा ये होता है। तो जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में फसल का उपज होता है और किसानों को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उसको लाभ होता है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस प्रश्न का भी जो है ना इसका आंसर की नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर नोट कर सकते हैं या फिर इसको जो है ना स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि समुच्चय कृषि मतलब समुच्चय खेती से आप क्या समझते हैं। मतलब एक खेती ऐसा होता है जिसको हम लोग समुच्चय नाम देते हैं, जिसे हम लोग समुच्चय कृषि कहते हैं। तो समुच्चय कृषि क्या होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, मतलब ऐसी खेती के बारे में बताना जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि कहते हैं। तो देखिएगा आंसर इसको आप लोग को इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि पर्वतीय ढालों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि की जाती है, तो इसकी आकृति समुच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को हम लोग समुच्चय कृषि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आप लोग को इस प्रश्न को समझा देते हैं कि पर्वतीय ढाल क्या होता है। पर्वतीय ढाल कहने का अर्थ होता है कि पर्वत का ढाल में मृदा अपवर्तन यानी कि मृदा का बहाव को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेती किया जाता है। ठीक है, कृषि किया जाता है, और इसकी आकृति किसके तरह का दिखता है, समुच्चय रेखा की तरह का दिखता है, इसीलिए इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कृषि कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो समुच्चय कृषि समझ गए होंगे कि पर्वत का ढाल में जब मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेत की जब जुताई करके कृषि की जाती है ना, तो इस आकृति जो दिखता है समुच्चय रेखा की तरह दिखता है, और इसी आकृति को, इसी प्रकार की कृषि को हम लोग समुच्चय कृषि कहते हैं। और देखिएगा एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इस प्रकार की कृषि से पोषणीय तत्व जल के साथ नहीं बहता है। कहने का अर्थ है कि हम लोग जो समुच्चय कृषि कहते हैं, पर्वतीय ढाल में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई करके कृषि किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना जल के साथ ना बहे, तो हम लोग क्या करते हैं कि बगल बगल में जो है ना मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करते हैं कि वृत्ताकार रूप में खेती करके जुताई करके कृषि करते हैं। ठीक है, कृषि करते हैं तो ताकि पोषक तत्व ना बहे। ठीक है, उसी प्रकार यही होता है आपका समुच्चय कृषि। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर बहुत ही सिंपल और सटीक बताया जा रहा है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न, एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए हमें चौथा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसका आंसर जो है ना आप लोग को कुछ इस प्रकार लिखना है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है,
एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जगाता। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्र मतलब देश, हमारे देश के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना होता है। क्या होता है? राष्ट्रवाद जो है ना, हमारा देश के प्रति जो प्रेम है और जो लगाव है ना, एक प्रकार का क्या भावना है, मतलब एक ऐसा भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, जो किसी विशेष भौगोलिक का तात्पर्य होता है कि भूमि के आधार का क्षेत्रफल, और सांस्कृतिक मतलब होता है संस्कृति के आधार पर जो बटे गए क्षेत्र होता है ना, वो होता है। और सामाजिक क्षेत्र क्या होता है कि समाज के आधार पर जो क्षेत्र होता है उसमें रहने वाले लोगों में एकता होना चाहिए। ठीक है, एकता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, सबका भावना एक होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। इस प्रश्न का आंसर जो है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि मैजिनी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ना आप सबको इस प्रकार लिखना है कि मैजिनी इटली के एक साहित्यकार थे। साहित्यकार क्या होता है? जो साहित्य लिखता है, जो कविता कहानी लिखता है, उसी को हम लोग साहित्यकार कहेंगे। तो मैजिनी इटली के एक साहित्यकार थे। इनका जन्म, किनका जन्म? मैजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। मैजिनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक का अर्थ होता है सपोर्ट करने वाला। ठीक है, जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक, यानी कि जो गणतांत्रिक विचार थे ना उसको सपोर्ट करने वाले थे। कौन? मैजिनी। तथा योग्य सेनापति था। योग्य का मतलब होता है लायक। ठीक है, मतलब सेनापति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सेनापति का अर्थ होता है, सेना मतलब होता है सैनिकों का समूह, और पति मतलब होता है मालिक, यानी कि सैनिकों का समूह का मालिक। ठीक है, जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक, यानी कि जो गणतांत्रिक विचारों के जो सपोर्ट करने वाला, तथा योग्य मतलब होता है लायक। सेनापति का अर्थ होता है कि सैनिकों का समूह था। कौन? मैजिनी। इटली के एकीकरण में, जब इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है, एकीकरण का मतलब होता है कि एक करना, जब इटली एक हुआ था, मैजिनी एक महत्वपूर्ण योगदान था। मैजिनी का एक क्या था? बहुत ही काफी महत्वपूर्ण योगदान था मैजिनी का। उनमें व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, उनमें व्यवहारिक गुण जो है ना कम था उनमें। किसमें? मैजिनी में। एवं आदर्शवादी गुण अधिक था। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, सबसे अच्छा होगा, या फिर इस समय बचाने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम जो है ना बहुत ही मेन शब्द को लेके आए हैं ताकि आप जो है ना अच्छी तरह से याद कर ले। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि आय से आप क्या समझते हैं? आय मतलब होता है इनकम। ठीक है, आय मतलब क्या होता है? इनकम। तो वही इनकम से आप क्या समझते हो, उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार आप सबको लिखना पड़ेगा। देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, कहने का अर्थ है कि जब भी कोई व्यक्ति या फिर आपका फादर शारीरिक मतलब शरीर का जो हार्डवर्क होता है, खेती बाड़ी या फिर अन्य तरह का काम करता होगा बिल्डिंग लाइन में, और या फिर आपका फादर मानसिक काम करता हो, मानसिक कार्य मतलब जो मस्तिष्क से काम करता होगा। ठीक है, तो वो कार्य करके इस कार्य के बदले में जो उसको पारिश्रमिक मिलता है, जो मेहनती मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उस व्यक्ति का आय कहेंगे। ठीक है, आय का मतलब होता है इनकम। आय वह मापदंड है जिसके आधार पर विकसित स्थिति का आकलन किया जाता है। ठीक है, आय के थ्रू से आप लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं कि विकास की स्थिति यानी कि डेवलपमेंट की पोजीशन को, उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कि कोई देश या राज्य विकसित है या फिर विकासशील है। जैसे कि हमारा देश क्या है? हमारा भारत देश विकासशील है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। जैसे कि चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब देश क्या आपका विकसित है, ये सब पूरी तरह से क्या हो गया? विकसित हो गया। क्योंकि अमेरिका या फिर चीन के प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक आदमी का आय क्या है कि भारत की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए वो देश क्या विकसित है। जबकि हमारा भारत देश विकासशील है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति बहुत ही कम है अन्य देशों की तुलना में, इसीलिए यह देश क्या कहलाता है? विकासशील कहलाता है। तो आय को आप लोग समझ गए होंगे कि आय क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या फिर मानसिक कार्य करता है, तो इस कार्य के बदले में उस व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है, तो उस व्यक्ति का वो क्या कहलाता है? आय कहलाता है। आय एक प्रकार का मापदंड होता है जिसके आधार पर विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है कि कोई देश या राज्य विकसित है या फिर विकासशील है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा।
या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण है 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और ये दोस्तों ये मेरा मतलब मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप पढ़ के जाइए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे सब्जेक्टिव टाइप में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो याद रखिएगा ये जो है ना मतलब सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब वीडियो का पहला पार्ट था। इस पार्ट में हम लोग 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख चुके हैं और इसी तरह और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे जिसमें जिसमें अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताए जाएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और वो भी जो है ना मतलब उसका एक भी क्वेश्चन ना छूटे सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।